अगले एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजीत मिश्रा जी। अजीत मिश्रा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं रेलिगर ब्रोकिंग के, और देश के बड़े मार्केट एक्सपर्ट हैं, बड़े एनालिस्ट हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। शुक्रिया अभिजीत जी। ठीक है अजीत सर, सबसे पहले तो मार्केट कैसा दिख रहा है, और ये जो क्या ये ट्रेलर है, क्या शुरुआत है, डरना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए ललित जी, जिस तरीके से 4 हफ्ते हो चुके हैं तेजी के इंडेक्स में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने सर्च देखा है पिछले 4 हफ्तों में, और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली अगर इंडेक्स की मैं बात करूं। स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। बारिंग बैंकिंग, मुझे लगता है कि सारे ही सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जो लगार्ड से मीडिया और रियलिटी, वहां पे भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है इन पूरे एक महीने में। अब आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेजर चैलेंज मार्केट को अभी आने वाला है, कंसिडरिंग कि सिचुएशन बेटर ही हो रही है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्केट के प्राइस में डिस्काउंटेड है कि अनलॉकिंग शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्रेस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा होगा। मॉनसून एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा। इस वीक में यूएस फेड की पॉलिसी है, 16 तारीख को उसके रिजल्ट्स हैं, तो वो एक क्रिटिकल एलिमेंट होगा बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स अभी एक रेंज में है। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए अभी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई मेजर चैलेंज है। मार्केट को पॉजिटिव बायस बना रहेगा, बट यस, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाई पे हैं, सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी जब तक 15,400 के ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं, तब तक बाय ऑन डिप्स मेरे हिसाब से मेंटेन करके चले। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर सिलेक्शन काफी क्रिटिकल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आपकी जरूरत और ज्यादा पड़ने वाली है, और आपको हम बार बार और परेशान करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस हैंड होल्डिंग की जरूरत है, इस गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि अब ये सिलेक्शन डिफिकल्ट है। तो अभी तक जो हम करते थे, शायद कि आंख बंद करके हमने कुछ भी हाथ रखा तो वो 99% चांसेस थे कि वो हमें मुनाफा दे देगा। अब वो शायद वो रेशियो उलट गया होगा, और बहुत कम परसेंटेज चांसेस है कि कोई चीजें देंगे, और उसमें ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, जो कि आप लेकर के आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ आज लेकर के आए, आज भी कहीं कुछ मौका है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मार्केट अभी है, मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा कंट्रेरियन रेट्स जाने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ ये है कि हाँ, ओवरनाइट जो आप अगर लेवरेज पोजीशन लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क अवॉइड करिए। ज़्यादातर हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि कैश पोजीशन को आप देखें, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर में ही क्यों ना हो। तो अगर उस स्टॉक में अगर बात करें, शुरुआत करते हैं अमर राजा बैटरी से। तो इसका रवैया देखेंगे आप तो करीब 1025 का करेक्शन शुरू हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में इसने करीब 725 के अराउंड पे अपने लो बनाए थे इसने, और अब इसमें रिकवरी आने शुरू हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो अमर राजा बैटरी मेरे हिसाब से फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा। करीब 770 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको 760 770 के बीच में एक्यूमुलेट करना है इस 10 रुपए के रेंज में। 740 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 800 825 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, दो रीजन की वजह से। तो प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। एनबीसीसी को अगर आप देखेंगे तो एक काफी एक रेंज में ये पिछले करीब 2-2.5 महीने से ट्रेड कर रहा था। उसका ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ। आज मार्केट नेगेटिव है, बावजूद इसके यहाँ ट्रैक्शन बना हुआ है। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के 4-5 टाइम्स है। तो ये सारे चीजें इंडिकेट ये कर रही है कि मोमेंटम कैरी करना चाहिए। मैंने ये स्टॉक थोड़े से नीचे के लेवल्स पर रिकमेंड किया था क्लाइंट्स को, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अपसाइड अभी भी बचा हुआ है। तो 57 58 के राउंड पे ये लेवल्स चल रहे हैं अभी। तो करंट लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट करिए, 54 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, 66 से लेकर 68 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये राय आती हुई, और ये बहुत ही इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राय इस समय, क्योंकि इस समय और बाइंग के और ऐसे कन्विक्शन वाले स्टॉक्स को ढूंढ पाने के मौके बहुत कम हैं। तो अगर कुछ चीजें मिल रही हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, या साथ साथ उसके अंदर में आप एंटर कर सकते हैं। ये आपके लिए एनबीसीसी और अमर राजा दो चीजें हैं जो अजीत मिश्रा जी बता रहे हैं। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। स्टॉप लॉसेस का विशेष ध्यान रखिए। इस तरीके के मार्केट में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उसको मत छोड़िएगा। दोनों इंटरेस्टिंग कॉल्स हैं। ठीक है अजीत सर, और कुछ है या हम दर्शकों को कुछ सवाल ले लें?
आप सवाल क्या शुरुआत कर सकते हैं हम लोग जी। ठीक है, एक सर अमिताभ अग्रवाल जी का सवाल है, सिटी यूनियन बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि बैंक पे आपने बताया कि जिस तरीके से अ, अलग से फोकस रखना होगा, उसमें सिटी यूनियन बैंक कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बता रहा था कि बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा हायर लेवल्स पे सस्टेनेबिलिटी में दिक्कत आ रही है। 15,800 के लेवल ऑलमोस्ट हम वहाँ टेस्ट करके रुक रहे हैं बार-बार। बट कुछ एक बैंक ऐसे हैं जो कि जहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है, और सिटी यूनियन बैंक मेरे हिसाब से उन्हीं कैटेगरी में फॉल करता है। और मेरा यही मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी फोकस कर रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक की साइड पे रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीएसयू में केवल एसबीआई के अलावा हमारा कहीं पे और कन्विक्शन है नहीं। सीयूबी में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 165 के अराउंड पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो गया इसको स्पेंड करते हुए, इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि मींस इस लेवल्स के अराउंड पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। वॉल्यूम्स भी आते हैं जब भी ये डिप देता है, तो ये सारे फैक्टर से ये इंडिकेट कर रहे हैं जब तक 165 ये होल्ड कर रहा है तब तक इसमें निकलने की ना सोचें। बट हाँ, ये प्रॉब्लम है क्योंकि बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो शायद यहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगी उस तरीके से पॉजिटिव साइड पे। बट मेरे हिसाब से वो कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आप वेट कर सकते हैं 1 डेढ़ हफ्ते के लिए, डेफिनेटली यहाँ पे 180 से लेकर 190 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी फेवरेबल है। करीब 5-7 रुपए का आपका यहाँ से स्टॉप लॉस बनता है, और करीब 2 टाइम्स के आपके टारगेट्स हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे होल्ड करिए सी बैंक को 165 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये राय आती हुई सिटी यूनियन बैंक पे। सर दीपक मल्होत्रा जी का एक सवाल है, सन टीवी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि अभी मीडिया काउंटर्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। सन टीवी लीड कर रहा था। इनफैक्ट अगर 3-4 हफ्ते पहले की देखें तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 2019 का, करीब 565 के अराउंड पे वहां पे आया था ये, बट वहीं से रिट्रेस कर रहा है। तो पिछले करीब 3-4 हफ्ते से प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, बट अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, बायस अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। वो चेंज होगा ये 500 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आप 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 565 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। 565 के ऊपर आप बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, करीब 650 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो अभी भी ये होल्ड है, 500 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन। इनकी खरीद सर 441 की है, 441 की। तो और भी अच्छी बात है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं। तो 500 के नीचे अगर आएगा तो दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी री एंटर करने के लिए। तो 500 के अराउंड पे आके आप काट लीजिएगा इसको, और नहीं तो आप उसको पोजीशन को करिए। ठीक है, ये राय आती हुई। ठीक है सर, बैंकिंग सेक्टर की अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें किटी जी का एक और सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी रिकवरी जरूर आई है, बट अगेन जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है करीब 90-94 के अराउंड पे। इसमें हाल फिलहाल में थोड़ा सा अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, करीब 60 से 82-85 तक के लेवल पे। बट अगेन मैं यहाँ पे कन्विंस नहीं हूँ कि सस्टेनेबल मूव है, खासतौर से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा और बैंकिंग में थोड़ा सा और मान के चलिए अगर प्रेशर आता है, तो फिर ये सबसे जल्दी पनिश होंगे। तो इनको अवॉइड करिए। आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, 80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा स्ट्रिक्टली। और बाउंस के केस में दोबारा से एक बार को अगर 85 से लेकर 88 की रेंज में आता है तो एक बार को निकलने के बारे में सोचिए। ठीक है, इनकी 81 रुपए की खरीद है 81 की, तो इनके लिए क्या राय है कि यहीं पे निकल जाना चाहिए अभी इनको? अभी अपने लेवल और उसके ऊपर ही है ये। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से आप क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इनमें स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना, बहुत शार्प मूव्स आते हैं पीएसयू बैंक में जब भी करेक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से आप आईसीआईसीआई एक्सेस जहाँ पे करेक्शन हो रहा है उन पे स्विच कर लेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी में रिकवरी आएगी सबसे पहले इन दो स्टॉक्स में आपको बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखे नजर आएगा। ये राय है अजीत जी की। सर एक सवाल ऑन मोबाइल पे है शाहिद खान जी का। ऑन मोबाइल देखिए काफी ज्यादा ललित जी वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि मैं इसको क्वार्टरली चार्ट्स पे देख रहा हूँ। तो जब से लिस्टिंग हुई है तब से इसमें बड़े वॉलेटाइल स्विंग्स रहे हैं। मतलब नीचे पे करीब करीब 15 रुपए के लोज बना के फिर 120, फिर उसके बाद दोबारा से अपने 12 रुपए के लोज बना के 2020 में अब दोबारा से 140-120 के लेवल्स पे टेस्ट करके वहीं पे ओवर कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ इस तरीके के काउंटर्स में एडवेंचर जरूर है, बट जो एक रिटेलर के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके के स्टॉक्स ठीक नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट सिनेरियो है, जैसे हमने देखा आज
के सेशन में शुरुआत में जब प्रेशर आया मार्केट में, और इनफैक्ट लास्ट वीक में भी जब मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी शार्प रिएक्शन देखने को मिला था। ये राय यही होगी कि फर्स्ट टाइम जो अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं और इस तरीके के स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 10% कभी भी निकल जाएगा, उस चीज को प्लान करके रखिएगा। अब आप स्टॉक के बारे में, तो 110 के अराउंड मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट है। इंटरमीडिएट सपोर्ट करीब 118 को है, जिसने आज ब्रीच किया था, बट अभी इसको होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 118 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे अगर ये दोबारा ट्रेड करता है तो काट दीजिएगा। और ऊपर के केस में करीब 132 34 के लेवल्स यहाँ आते हैं, तब भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये राय आती है। और इतनी वोलेटिलिटी है कि ये सर मेरे को चार्ट जो है ना, ये बहुत ही क्रिप्टो करेंसी जैसा, बिटकॉइन जैसा दिख रहा है। अजीत जी, वही मैं देखिए लवली जी, यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप नए हैं तो प्राइस को लेके नहीं सेंसिटिव होइए कि 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है या फिर 50 रुपए के नीचे का स्टॉक है या फिर उसमें 60% की रैली आई है। प्लीज इनिशियली आपको स्टिक करना है क्वालिटी काउंटर्स में। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट क्या है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और उसमें भी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मतलब पूरे पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस तरीके के स्टॉक्स में। मैं इसलिए कह रहा था कि हम लोग एक शो करते हैं क्रिप्टो लाइव, जो कि क्रिप्टो करेंसीज पे होता है, और उसमें इसी तरीके से हम वहाँ पे टोकन्स और बिटकॉइन और वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरीके के परसेंटेजेस दिखाई देते हैं कि एक एक हफ्ते में 20-20, 15-15, 40-40% टाइप का ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखता है। तो उस तरीके की वोलेटिलिटी के लिए मानसिकता भी बहुत अलग चाहिए होती है कि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो, उस मेंटेलिटी के साथ काम कर रहे हैं और उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। फिर उसी तरीके की स्टॉप लॉसेस हैं, उस तरीके की चीजें। तो अगर आपको इतना ही एडवेंचर करना है तो शायद उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट ज्यादा बेटर है। शेयर स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में थोड़ा बाकी और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो टेक्निकल से लेकर के फंडामेंटल्स तक, वो सारी चीजों का। ठीक है सर, एक सवाल और है निका, टाटा स्टील बीएसएल पर जानना चाहते हैं आप? देखिए मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली के बाद एक पॉज आया है, और ये मेरे हिसाब से अभी तक तो हेल्दी है, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस है उनको होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, प्राइस वाइज नहीं हुआ है अभी तक। तो ये काफी पॉजिटिव है। अगर टाटा स्टील बीएसएल की मैं बात करूं तो इसका 110 के अराउंड का रेजिस्टेंस था, जो कि इसने टेस्ट करके ऑलमोस्ट इसमें करीब 1 महीना हो गया है, अब ये रेंज में है। बट मेरे हिसाब से दोबारा से रिकवरी की पोटेंशियल बन रहे हैं इसमें। तो अगेन ये थोड़ा सा टाटा स्टील से ज्यादा इराटिक बिहेव करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 92 का होना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। दोबारा से एक बार 110 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये राय आती हुई शाहिद खान जी आपके लिए टाटा स्टील बीएसएल पर। सर, अंकित डेबरीवाल जी का एक सवाल है जो कि आपसे ही पूछ रहे हैं सीधा सीधा। वो पूछना चाहते हैं कि मेरिको में क्या किया जाए शॉर्ट टर्म के लिए, इनकी खरीद है 450 की। देखिए कुछ बहुत कम काउंटर्स हैं एफएमसीजी में जो कि बहुत कंसिस्टेंट ट्रेंड दिखा रहे हैं, उनमें से मेरिको एक है। तो आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आपको ऑलरेडी करीब 10% का मुनाफा मिल रहा है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई चैलेंज है स्टॉक में। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है और आप मेंटेन करके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से 485 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में मुझे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड हाई पे है। तो वो देखना पड़ेगा कि पोजिशनली अगर एक्सटेंशन प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से आता है। बट मान के चलिए रफली जिस तरीके से मेरे को नजर आ रहा है, करीब 510 520 के नेक्स्ट लेवल होंगे जहां पे आके इसको पॉज देना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये भी खिसक सकता है नीचे, जैसे कहीं कहीं पे बाजार में कहीं कहीं पे ट्रेलर आ रहा है, कुछ कुछ डर सा लग रहा है, तो क्या उसमें मेरिको में भी डरना चाहिए क्या? देखिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग की अगर बात करें लवी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेरे स्टॉप लॉसेस, टारगेट या फिर एग्जिट करना प्रॉफिट में बहुत इजी होता है। तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस है, अगर आपने पोजीशन लेने के बाद अपना बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉसेस आपके ट्रेड डालने से पहले आपके पास हैं। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आपको डरना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपको किसी चीज का फर्क नहीं करना चाहिए कि चाहे मार्केट गिर रही है या बढ़ रही है। अगर मैंने जैसे बताया कि 485 के नीचे भी निकल जाऊंगा तो मैं निकल जाऊंगा, मेरे को ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। 10 रुपए का मैं नुकसान लूंगा जो कि मेरा प्रॉफिट ही है बेसिकली, उसमें से जाएगा। तो एक नोशनल लॉस है मेरा, बट डेफिनेटली मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं री एंटर करूंगा। बट मैं ये चीज का वेट नहीं करूंगा कि अरे मेरा 495 पे था, जब तक वो दोबारा नहीं आएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, कि उस केस में आप 450 के लेवल दोबारा देख लेंगे। तो डरने की चीज वहां पे है जहां आपके पास प्लान नहीं है। ठीक है, ये राय आती हुई अजीत जी की। सर बस एक चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। राज मल्होत्रा जी का सवाल है, पूछ रहे हैं अंबिका कॉटन पर आपकी राय।
ये 1200 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है लवजीत जी, आई गेस। हाँ जी, 1198 1199 पे है। इनकी खरीद है 1270 की। कह रहे हैं कि रिजल्ट जब अच्छे आए हैं तो भी नतीजों के बावजूद ये गिर क्यों रहा है। देखिए ये बहुत कॉमन सवाल है लवनीश जी, तो ये मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा थोड़ा सा कि जब अर्निंग का सीजन आता है तब खास तौर से रिटेलर्स में एक वो होता है कि भाई हम अर्निंग पे ही 20-30% के रिटर्न कमा लेंगे स्टॉक को बाय करके, अगर हमारे पास उसके एस्टिमेट्स हैं रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, केवल ये नहीं है कि रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, रिजल्ट से पहले स्टॉक में कितना प्राइस मूव हुआ है, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट वो कैसे आया है, और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दी है। ये सारे फैक्टर्स मिला के शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशन को मूवमेंट आती है वो उन बेसिस पे आती है। तो अगर आप इसको कर रहे हैं कि भाई प्राइस मेरा नीचे आ रहा है बावजूद इसके कि रिजल्ट अच्छे हैं, तो ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, पहले तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज रिजल्ट के बीच में स्पेकुलेट मत किया कीजिए। मतलब उससे पहले आपको एंट्री एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं रिजल्ट्स के टाइम पे, तो वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स में जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो करा जा सकता है, बट इनको आप स्पेकुलेट करिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हाल फिलहाल में थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिला था अंबिका कॉटन में, और चिंता का विषय ये है कि अगर ये 1175 के नीचे अगर गया तो फिर ये आपको करीब 1090 के लेवल्स भी दिखा देगा। तो डेफिनेटली आपका जो भी थोड़ा बहुत नुकसान है उसको लीजिए। अगर ये 1070 के नीचे जाता है तो 1170 के नीचे जाता है तो, और फिर अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, करीब 1090 तक के लेवल भी पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो ये राय आती हुई अजीत जी की, और ये कह रहे हैं कि जब आप नतीजों को देख करके और उस हिसाब से कोई कॉल लेते हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और कई बार होता है क्या है कि मार्केट ना बहुत एंटिसिपेशन पहले से चल रहा होता है, तो हो सकता है आप तो लास्ट में कोई सा आपने सर्वे देखा और जिसमें आपको समझ में आया है कि बहुत सारे चैनल्स ये सर्वे चलाते हैं, बहुत सारे अखबार ये सर्वे करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और नतीजे किधर रहेंगे, और उस हिसाब से आपने कॉल ले लिया। लेकिन शायद उस स्टॉक के प्राइस में वो फैक्टर शायद पहले से फैक्टर इन हो चुके होते हैं, और जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद वो बढ़ने के बजाय वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है और आप उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए बहुत और चीज़ों का भी ध्यान रखिए और एक्सपर्ट से ही राय लेकर के तभी इस तरीके की कॉल्स को लीजिए। उस तरीके का कॉमन सेंस जैसी चीज़ आप सोचें अगर कि बाजार के अंदर में चलेगी और हमेशा चलेगी, वो उसके अलावा, क्योंकि कॉमन सेंस के अलावा भी कई माइन्यूट फैक्टर्स कह लीजिए होते हैं कि वो आप जब कॉमन सेंस लगा रहे हैं उससे पहले बहुत लोग पहले लगा चुके हैं तो उनकी कॉल्स हैं और वो उससे पहले बाहर जा रहे हैं, तो वो जो लीड कर रहे हैं या जो पहले से कॉल कर रहे हैं ले रहे हैं, तो वो उस वजह से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सर बस एक आखिरी चलते चलते एक सवाल बायोकॉन पे पंकज जी का सवाल है कि पूछ रहे हैं, अपना व्यू दे दीजिए बायोकॉन पे। छह महीने 8 महीने से देख रहा हूँ मैं इस ट्रेंड को, बट अब जिस तरीके से दोबारा से ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है, पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म के जो रेजिस्टेंसेस थे उसको ओवरकम कर चुका है। आज के सेशन में भी डिप आया था बट रिकवरी आ रही है, तो जब तक 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से मोमेंटम, जो रिकवरी का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस करीब 424 425 के अराउंड पे होगा। उसके बाद में जो 440 का एक गैप था जो कि इन द मंथ ऑफ जनवरी ओपन हुआ था, वो उसको फिल करने के लिए जाएगा। तो 424 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए पहला टारगेट आपका 424, फिर 440 और टोटल पोजीशन का स्टॉप लॉस 400 पे। ठीक है, इनकी जो खरीद है शायद एवरेज प्राइस जो है वो 374 का है, 374 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए 400 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के एंटिसिपेशन में हैं तो 424 में पार्शली बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग को 440 तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स पंकज जी आपके लिए, ये सर हमारे चैनल पे ही कुछ एक्सपर्ट्स ने ये शेयर्स दिए हुए थे पहले भी वो है, तो ये उसी पे चल रहा है, उसका अपडेट शायद उसमें आपसे समझना चाह रहे हैं क्योंकि बाजार जिस तरीके से। अजीत सर चलते चलते मुझे बस एक चीज बताइए, और अगर आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट को डिस्कस करने में, अदानी में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम उसकी खबर और उसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाह रहे हैं, लेकिन क्या उन खबरों के चलते कितना डरना चाहिए अदानी शेयर होल्डर्स को? जितना डरना चाहिए वो तो दिख गया, और वहां पे जो कुछ होना था वो तो रेड हो चुका है। क्या उसका कैस्केडिंग इफेक्ट कुछ हम देख सकते हैं बाकी बाजार पे भी? देखिए जिस तरीके का जी इनिशियल रिएक्शन था, कुछ जर्नलिस्ट का इस पे कॉल आया था, एक डिस्क्लोजर कि हम लोग इन स्टॉक्स को कवर नहीं करते हैं, कोई भी अदानी ग्रुप का स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है।
बट जिस तरीके से रिएक्शन आया, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म है, बिकॉज जिस तरीके से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है मैनेजमेंट की तरफ से। तो जब भी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिटी आती है कि भाई इस ओवरऑल पे उनका क्या स्टैंड है, तब तक मेरे हिसाब से ज्यादा रिएक्शन का और पैनिक का जरूरत नहीं है। डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस आपने भी नोटिस किए होंगे कि फिनोमिनल राइज रहा है पिछले करीब 1.5 सालों में, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिएक्शंस जो देखने को मिलते रहेंगे। हाँ, अगर ये कंसर्न कंफर्म होते हैं कि जैसे जो रेज हुए हैं इश्यूज वो सीरियस इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा नेगेटिव साइड पे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं है पैनिक करने की जरूरत है, बट हाँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना और एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए यही हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है कि स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, जो इन स्टॉक्स में जो मेजर लेवल्स हैं उनको आप फॉलो करें, और जहां पे भी आपका कंफर्ट निकल जाता है, जैसे कि अगर आपने देख लिया भाई 10% के नीचे मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, इज नो पॉइंट होल्डिंग, बिकॉज इतने अड्रप्ट में आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो जब भी आपका कंफर्ट लेवल चला गया आप एग्जिट कर लीजिए, जब भी कंफर्मेशन आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, यू कैन री एंटर। ये तो उन लोगों के लिए आप कह रहे हैं जो कि अदानी में हैं, कहीं अदानी के अंदर में इन्वेस्टेड हैं या वाला, उसके अलावा क्या बाकी लोगों को भी डरना चाहिए? क्योंकि अदानी एक मेजर प्लेयर हो चुका है, जैसे हम पहले कभी कहते थे रिलायंस की बात करते थे, या उस तरीके से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की बात करते हैं कि ये वो वाले शेयर्स हैं जो कि पूरे बाजार को कहीं ना कहीं हिलाने की ताकत रखते हैं, चलाने की ताकत रखते हैं, या एक बड़ा परसेंटेज ऑफ इंडेक्स उसमें चलता है। तो क्या अडानी और अडानी की ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते हुए क्या बाकी बाजार को कुछ डरना या सावधान होना चाहिए? नहीं, देखिए जिस तरीके से मैंने भी देखा लीजिए कि आज इनिशियल रिएक्शन के अलावा कुछ खास मार्केट में उतना ज्यादा मुझे डेंट दिखा नहीं, और ये अच्छी बात है, बिकॉज जब आप देख रहे हैं कि इंडेक्स में आपका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है या ना के बराबर है, तो डेफिनेटली इंडेक्स में तो आपका रिएक्शन होगा नहीं, बट हाँ स्टॉक स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत जिस तरीके से आप मैंने पहले भी बताया था कि अगर पोजीशन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में होती है और आप उसमें फंस जाते हैं, अगर आपकी लिवरेज पोजीशन है, तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल पोजीशंस को निकाल के उस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल होता है कि भाई मैं जब प्रॉफिट में आऊंगा या फिर ब्रेक इवन आएगा तब तक मैं इसको कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा, बट जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको लिक्विडेट करते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली मार्केट प्रेशर आता है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से ट्रैक्शन था अदानी स्टॉक्स में लास्ट वीक तक, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा इसमें, तो वो उस रीजन की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना या फिर बाजार में नेगेटिविटी आना वो लाजमी है, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेजर इशू होने वाला है बाजार को, जस्ट इस रीजन की वजह से। और शायद हम क्या ये कह सकते हैं, अगर मैं जैसे देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद अच्छे टाइम पे इस तरीके की खबर आई है जब मार्केट का मूड काफी अच्छा है, काफी स्ट्रेंथ है और बहुत सारी चीजें। अगर ये थोड़ा सा भी नर्वसनेस की तरफ होता है या कुछ और, उस समय जब मार्केट इस तरीके की ट्रिगर्स का इंतजार कर रहा होता है, तो शायद ओवर रिएक्ट भी कर सकता था बाजार। और क्योंकि अभी हम ठीक ठाक उसमें थे, एक स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन में थे, तो शायद इसलिए उतना बड़ा रिएक्शन या उस तरीके की कोई चीज नहीं हुई। क्या ये असेसमेंट ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसा आपने कहा कि आदमी जब डरा होता है तो उसको डराना और आसान होता है। तो अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मार्केट को भी पता है कि जिस तरीके से लोअर लेवल्स में बाइंग हो रही है, इंडेक्स में हर डिप पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, सेक्टर रोटेशनल बाइंग चल रही है, बैंकिंग में अभी तक आया नहीं है सर्च, बैंकिंग अगर आएगा तो डेफिनेटली 16 के लेवल मार्केट एंटिसिपेट कर रही है, डेफिनेटली वो लेवल्स भी पॉसिबल है। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को ईज करा है, जो ये प्रेशर एटलीस्ट आज के सेशन में देखने को मिला है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव्स कम है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट मार्केट को आज देखने को मिला। ठीक है, इसके चलते हम उससे रिकवर भी कर गए और वापस जो 200 पॉइंट तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी, अब वापस वो कम होकर के खाली 60-65 पॉइंट की रह गई है। तो ये एक अच्छा साइन है और हम स्ट्रॉन्ग मार्केट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट दिख रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन में तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बुलिश है। छोटा मोटा डिप, छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा, उससे डरने की जरूरत इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।